नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि बड़ी खबर के साथ ही अपडेट कराते चले। व्हाइट पेपर के लिए बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है और अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती है, कभी पैर तोड़वाती है तो कभी यहां पर आप देखिए पट्टी बंधवाती है। ये बड़ी बात अमित शाह की तरफ से कही गई है। ममता बनर्जी ने रानीगंज में रैली में कहा कि बंगाल को बर्बाद करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता खो देगी और चुनावों को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कोलकाता में सरकार के खिलाफ यहां पर बीजेपी ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। अमित शाह ने टीएमसी के खिलाफ यहां चार्जशीट जारी कर दी है और साथ ही बताते चले कि सरकार के 15 साल के काले कारनामे का जिक्र किया गया है और ये जनता यहां जानती है। जनता की चार्जशीट है, अमित शाह की तरफ से कहा गया। और बंगाल में अराजकता और बदहाली है, यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट, लेकिन फिलहाल बताते चले जहां पर पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी जो कि तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी के बीच में एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सबसे पहले बताते चले कि यहां पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल के नजदीक है और चुनाव माहौल पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। हर गुजरते दिन और खासतौर से मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद माहौल काफी तरीके से खराब हो गया है। लेकिन आज अमित शाह ने जिस तरह से चार्जशीट जारी की है, जिसमें कुछ घंटों के बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और अमित शाह और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी खुद की एक चार्जशीट दाखिल कर पलटवार कर दिया। बताते चलें कि गृह मंत्री ने दावा किया कि 2011 से ही तृणमूल कांग्रेस सरकार के शासन में पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला, उद्योगों का कब्रिस्तान बन गया है और लोगों से मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने और भय की जगह भरोसा लाने की अपील कर दी है। और दावे को दोहराया गया है कि राज्य में एसआईआर को घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें राज्य से बाहर निकालने के लिए किया गया। फिर अमित शाह की तरफ से दावा किया गया कि हर अवैध घुसपैठी की पहचान की जाएगी और उसे भारतीय जमीन से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन टीएमसी की जगह बीजेपी को लाना ही आबादी में अब हो रहे बदलावों को लेकर रोकने का एकमात्र तरीका है। बताते चले कि आपको जिस तरह से चार्जशीट सामने रख रहे हैं, जिसमें एनडीए ने पहली बार 2015 में जम्मू कश्मीर में, 2016 में असम में, 2017 में मणिपुर, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में, 2018 में त्रिपुरा में और 24 में ओडिशा में सरकार बनाई। उन्होंने दावा किया कि यहां आप देखिए जिस तरह से 2026 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब यहां सरकार बनाएगी। ये बड़ा दावा अमित शाह की तरफ से किया गया है। लेकिन फिलहाल जहां आप देखिए तृणमूल कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाए गए हैं और 63 साल में कितना विकास हुआ है यहां ये भी गिनाया गया है, क्योंकि 17 सितंबर 2024 की कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखे, जहां देखिए किस तरह से 63 साल में कंगाल हुआ है पश्चिम बंगाल। जीडीपी से लेकर प्रति व्यक्ति आय तक भारी गिरावट आई है। 60 से 61 में 10.5% के साथ देश की जीडीपी में तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले पश्चिम बंगाल की वित्त वर्ष 2023-24 में केवल 5.6% हिस्सेदारी रह गई है और इस पे पूरे कालखंड में आर्थिक प्रदर्शन को लेकर भी गिरावट देखी गई। लेकिन इसी के साथ बताते चलें कि अब ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपना ग्रेड कार्ड सामने रख दिया है और ये भी बता दिया कि किस तरह से यहां पर ममता बनर्जी ने काम किया है। 21 मार्च 2026 को ममता बनर्जी अपना घोषणा पत्र लेकर आती हैं और राज्य सरकार ने अपनी उपलब्धियां कितनी की हैं वो गिनवा देती हैं। वो कहती हैं कि पिछले 15 वर्षों में नाममात्र जीडीपी लगभग 6 गुना बढ़ गई, जबकि प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है। करीब 1.72 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना यहाँ दावा जो रखा गया था वो काम किया। पूंजीगत व्यय में 18 गुना और भौतिक क्षेत्र में 7 गुना वृद्धि दर्ज की गई। और फिर बेरोजगारी दर की उन्होंने बात की, जिसमें 45.65% की कमी का भी दावा किया गया। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अविरल जी जुड़ने के लिए। मोहम्मद अहद शामुल हक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता टीएमसी से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर अभिषेक अहलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अभिषेक। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी मोहम्मद जी, ये बताइए कि बीजेपी तो कह रही है कि आपने तो कंगाल कर रख दिया पश्चिम बंगाल को, और ममता बनर्जी तो विक्टिम कार्ड खेलती है, कभी पैर तोड़वा देती है तो कभी पट्टी बांध कर आ जाती है।
बोलिए। नाम है आशा शर्मा नाम, ठीक है। सॉरी, मोहम्मद एहतशामुल हक जी, आवाज आ रही है मेरी? जवाब दीजिए। बोलिए। मोहम्मद हक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे कुछ आशा तो बोल शर्मा जी, दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, अभी आ रही है। चलिए जवाब दीजिए अभी। आवाज नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं आ रहा। किससे सवाल हो रही है? आप ही से हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? वहां तक पहुंच रही है मेरी आवाज? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है गेस्ट के आपकी पास। आवाज नहीं। एक बार चेक कर अब लीजिए आई, प्लीज। हाँ। सवाल दोहराइए आशा हाँ, जी। ममता बनर्जी कभी बीमार बन जाती है, कभी पट्टी बांध देती है। वो कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड आप लोग खेलते हैं। बिल्कुल नहीं। ना कभी बीमार पड़ती, ना कभी पट्टी बांधती। पट्टी बांधती है हम्म। लगता है। इस तरह की बात जो है, ये आरोप लगाने की एक लंबी षड्यंत्र है। ममता बनर्जी अगर कोई भी अगर सही रहता है तो कोई पट्टी अपने पैर में नहीं बांधते। ये जितने भी विरोधी पार्टी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बनाने की लगातार पिछले 2016 से कोशिश कर रहे हैं। 2016 में भी उन्होंने मुंह की खाई। 2021 में उनका स्लोगन था आपकी बात 200 के पार, लेकिन जनता ने उनको समझिए 70 पर लाके खड़ा कर दिया। अब और फिर शुक्र है भगवान का, अल्लाह का, खुदा का, कि इस बार 200 का नारा नहीं लगाए हैं। इस बार 170 का नारा लगाए हैं। तो 200 जो अब पार हुआ था तो 70 सीट आया था, अब 170 का डिमांड हुआ है। तो आप सोचिए क्या परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का सपना चूर चूर हो जाएगा। एक बात मैं आशा जी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए 100 योजनाएं की है, जीवन से लेकर के मृत्यु तक के हर एक योजना की है। खासकर हमारा सबसे बड़ा लक्की भंडार, जो हमारी माताओं बहनें 18 से लेकर 60 साल तक की आयु की जो है, उनको 1500 रुपया बिना नागा हर महीना डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। ये बिहार वाली नहीं है। देखिए जो बिहार में क्या किया भारतीय जनता पार्टी, 10,000 रुपया देकर करके और उसके बाद में वापस मांग रहे हैं ठीक कि है। तुम हमको 10,000 वापस दो। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, भारत में सिर्फ झूठ प्रोपेगेंडा का पार्टी है, चलिए। और हिंदू मुसलमान की खाली बात करते हैं, और उनके पास में किसी तरह का ठीक है डेवलपमेंट का बात नहीं है। अविरल जी, 2014 के वो पहले कह रहे हैं कि जब उनकी केंद्र में 2016 सरकार नहीं में बनी थी। आप लोगों ने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन 77 पर आप लोग सिमट गए। अब आपने 177 का दिया है, तो उससे भी नीचे आप लोग आ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम आप लोग करते हैं, झूठी राजनीति हो रही है। जवाब दीजिए। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बोलिए। जी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हिंदू मुस्लिम का, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको इक्वली ट्रीट करने वाले लोग हैं। और जहां तक एक तरीके से विषय है वेस्ट बंगाल का और तृणमूल कांग्रेस का, तो तृणमूल कांग्रेस किस प्रकार से वेस्ट बंगाल के भीतर किस रूप में काम कर रही है। इनकी आज वहां सरकार है और किसी प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक पक्ष पे राजनीति ये करते हैं पूर्ण रूप से, और किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम में डिवीजन पैदा करने का, उत्पन्न करने का प्रयास और कार्य तृणमूल कांग्रेस की वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा किस रूप में किया जा रहा है, स्पष्ट है। और जहां तक विषय एक तरीके से वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के मध्य में डेवलपमेंट के नाम पे जा रही है। हम डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग हैं, विकास की बात करने वाले लोग हैं, गरीब पीड़ित शोषित वंचित को न्याय दिलाने वाले लोग हैं, न्याय की बात करने वाले लोग हैं, सोशल जस्टिस की बात करने वाले लोग हैं। और सोशल जस्टिस के मुद्दे के आधार पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे के आधार पर निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से चुनने का काम करेगी। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार वेस्ट बंगाल के भीतर बने, ये एक तरीके से मार्ग प्रशस्त करने का कार्य वेस्ट बंगाल की जनता के द्वारा समझता हूं निश्चित रूप से किया जाएगा। और जहां तक विषय है तृणमूल कांग्रेस का, तो तृणमूल कांग्रेस किस प्रकार से वहां कार्य कर रही है वो किससे छिपा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां डेवलपमेंट जीरो है और लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के हाथ में है।
ममता दीदी के हाथ में है, तृणमूल कांग्रेस के हाथ में है। तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू की अगर बात करी जाए तो लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो है, किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर वहां मेंटेन नहीं हो रहा है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके तो जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं वो भी एक विषय है, और उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम में डिवीजन पैदा करने का काम कौन करता है, वो तो तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन किस प्रकार से कर रहा है, मैं समझता हूँ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक हम है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको इक्वली ट्रीट और सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, और हम तो ज्योति पुंज को अभिषेक जी, पढ़ना चाहिए ठीक विपक्ष है। के लोगों को, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभिषेक द्वारा जी, लिखित अब पुस्तक है। तो अवस्था की ज्योति जो पुंज बड़ी बिल्कुल बात स्पष्ट कही है, संघ का भ्रष्टाचार, स्पष्ट ठीक है बंधन है, विरल जी, और संघ परिवार किस प्रकार से सामाजिक न्याय विश्वास रखता है वो है। ठीक है। अभिषेक जी, भ्रष्टाचार और उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात अमित शाह ने कही, लेकिन तुरंत के तुरंत जवाब भी आया है। और आपने देखा कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने तो पहले ही अपने घोषणा पत्र में तमाम बड़ी उपलब्धियां गिना दी थी। क्या लगता है कि परिस्थितियां इस वक्त पश्चिम बंगाल के देखिए अंदर किस तरह दिख रही है, हवा किस और जाती दिख रही है आपको? देखिए ममता बनर्जी जी जो हैं आशा जी, वो बहुत ही सशक्त नेता है। हम्म। कांग्रेस ने अपने पैर पे सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मारी थी जब उन्होंने उनकी को अध्यक्षता ना देके दूसरी तरफ जब वो चले गए थे। अब देखिए 34 साल का कम्युनिस्ट राज को उस महिला ने लाठियां खा के डंडे खा के उखाड़ फेंका, और इतनी बुरी तरह उखाड़ फेंका कि आज 15 साल बाद कम्युनिस्टों का नाम निशान मिट चुका है, कांग्रेस का वहां से नामो निशान मिट चुका है। इस समय जो उसके सामने लोग खड़े हैं, जो भाजपा वाले खड़े हैं, उनके जो मुद्दे हैं, मैं ये नहीं कहता कि ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, परंतु बहुत कुछ ऐसे निर्णय उनके रहे, उनकी सरकार के कार्यकलाप कुछ ऐसे रहे जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की वाकई में स्थिति खराब हुई है। जैसे कि जब वो शुरू में आई थी, सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ा आघात दिया था, 2011 में जब वो सीएम बनी तो सबसे पहला काम उन्होंने टाटा को पश्चिम बंगाल से बाहर का रास्ता दिखा के किया था। आज की तारीख में वहां पे इतना बड़ा एक टाटा का प्लांट चल रहा होता जो कि गुजरात में शिफ्ट हो गया, गुजरात के लोगों का फायदा हो गया। चलिए ये तो उन्होंने इंडस्ट्री के साथ किया। इंडस्ट्री, कोई भी बड़ा इंडस्ट्री आज आप लगा लीजिए, पश्चिम बंगाल में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि टाटा जैसे बड़े समूह के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो छोटे समूहों का तो कुछ भी किया जा सकता है। उसके बाद आप देखिएगा, जैसे कि श्रद्धा स्कैम हुआ, श्रद्धा एक वहां पे एक स्कैम हुआ, उसके बाद रोज वैली फाइनेंशियल स्कैम हुआ। इसमें आम लोगों के बहुत बड़ी चापत लगी, पर फिर भी लोगों ने अपना भरोसा बनाए रखा। अभी आपने सुना होगा कि शिक्षकों की भर्ती पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो उसके खिलाफ ममता बनर्जी बोल जरूर रही है, परंतु ये समझने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई। उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ कि उनके शिक्षा मंत्री की स्वयं की पुत्री शिक्षक लग गई, उनके रिश्तेदारों शिक्षक लग गए। वो जो 25-26 हजार बेरोजगार इस समय सड़क पर बैठे हैं, जिनकी सहानुभूति माननीय ममता बनर्जी जी लेना चाहती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इस करप्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। चले कोई दिन ऐसा नहीं जाता बंगाल का जहां महिलाओं के साथ चले कोई ना कोई मोहम्मद खबर आती हो। एहतशामुल, ममता बनर्जी का एक बड़ा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मेरे को खत्म 10 करने के सेकंड लिए दीजिए। आपने क्या काम किया, जरा वो एक बता दीजिए, देखिए, क्योंकि इस तरीके आप का गिनवा देते हैं। भ्रष्टाचार के मामला में अगर हम्म। आप भ्रष्टाचार के मामला में अगर 2014 के बाद में अगर देखेंगे, लिप्त अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 10,000 ट्रिलियन जो गुजरात से आते हैं, विजय माल्या से लेकर के 28 लोगों ने देश के पैसा लूट कर विदेश में भाग गए हैं। 10,000 ट्रिलियन, इससे बड़ा और क्या सबूत हम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक उंगली हमारे तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ जाते हैं। सर तो ये ये भारतीय तो जनता बताइए, पार्टी को 10,000 सोचना ट्रिलियन चाहिए कि कितने, हमें 10,000 हमें आप बोल रहे हमारे थे सर, मैं देश सुन रहा की था। पूरी इकोनॉमी आप 4 बोल रहे ट्रिलियन है सर, सुन रहा सरकार। था। सरकार मैं हमारे आप देश बोल की रहे थे, मैं इकोनॉमी सुन रहा 4 था। ट्रिलियन से आपकी जब कम है। बारी आएगी आप बोलना सर। बोलने दीजिए, बोलने आप दीजिए। नोट करके अभिषेक रख जी, लीजिए। मैं अभिषेक आप जी बोलने दीजिए। अभी तो मैं आप बोल यहाँ रहा था, घोषणा मैं पत्र भी खामोशी से सुन पढ़ूंगी, रहा। धैर्य ये रखिए, टीएमसी का। धैर्य रखिए। आपकी जब बारी आएगी तो आप जरूर बोलिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं बोलिए है। बोलिए। आप कोड करके रख लो। भारत के इतिहास में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ जब से 2014 के बाद में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब आप देखिए, आज जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी कोलकाता आए, उन्होंने कहा कि आप किनको चुनेंगे। बंगाल के जनता से उन्होंने कहा कि आप किनको चुनेंगे, है को चुनेंगे या
भरोसे को चुनेंगे। तो अच्छा मैं एक बात आपके मोहम्मद चैनल से कहना एहतशामुल जी, चाहता हूँ, एहतशामुल जी, भारतीय जनता पार्टी भरोसे की बात करे, मुझे बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों से कहे कि भरोसे को वोट दिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी उस पर कैसे भरोसा कर सकेगा कोई भी देश के नागरिक। 15 अच्छा लाख रुपए आज तक ये नहीं सुनिए आया। ना 2 मोहम्मद करोड़ के एहतशामुल जी, हिसाब से 12 साल में 24 एहतशामुल जी करोड़ मेरी आवाज आ रही है नौकरी क्या? नहीं ये मिला। बार बार मुझे डबल डबल बोलना पड़ रहा है। मोहम्मद एहतशामुल जी मेरी आवाज आ रही है? पिछले 15 सालों से आप लोग राज कर जी रहे हैं जी पश्चिम बंगाल के अंदर। पहले 5 साल आपको समझने में लग गए, दूसरे 5 साल आपको योजना बनाने में लग गए, तीसरे 5 साल में आप लोग उसे इंप्लीमेंट में ला सकते थे। लेकिन घोषणा पत्र में आप लोग लिखते हैं कि अगले 10 वर्षों के भीतर बंगाल को देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे। एक बात, अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हैं। और फिर ये कहा कि 15 वर्षों में नाममात्र जीडीपी लगभग 6 गुना बढ़ गई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हुई और करीब 1.72 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का दावा किया गया। फिर पूंजीगत व्यय में 18 गुना और भौतिक क्षेत्र में गुना वृद्धि दर्ज की गई है, 7 गुना। और साथ ही बेरोजगारी दर जो 45.65% की कमी का भी दावा किया गया। तो मैं ये समझना चाहती हूं कि 15 साल से आप सरकार में थे, अब आपको दोबारा से इस तरह से लोगों के सामने ये बड़े दावे रखने की क्या जरूरत पड़ी? आपको तो अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए थी बिल्कुल कि नहीं। हमने इतने मुझे परसेंट दावे लोगों रखने को के रोजगार दिया, मैंने जो हमारी काम कानून किए व्यवस्था को लेकर हमने इतना काम देखिए किया, हमारी जीडीपी इतनी हमने बढ़ा दी है। ये एक रोड मैप होना चाहिए था ना, क्योंकि आप तो 15 साल से वहां बैठे हुए हैं। हमने अपने अपने आप बात समझ लिए, मैं आपकी बात सुन लिया हूं। हमने अपने 15 साल कार्यकाल का हमारी जनता जिन्होंने हमें मैंडेट देके गद्दी पे बैठाया, मसनद पे बैठाया, हम जनता के पास अपनी बात लेकर गया। हमने अप टू डेट दिया और आने वाले जो चौथी बार फिर से हमारी सत्ता बन रही है और 200 कम से कम इस बार 226 सीट ला करके दिखलाएंगे। इसलिए हमने लोगों के लिए बहुत सारे योजनाएं की है और पश्चिम बंगाल में कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं तो फिर चलती है। ये जो भारतीय जनता भारतीय पार्टी राज्यों का सिवाय नहीं, हिंदू मुसलमान ये छोड़ जो के उनके रिपोर्ट पास है, में कोई टॉपिक अरे नहीं है। बताइए ना, एक सेकंड। अब ये बताइए कि जो सरकार की जो सालाना रिपोर्ट है वो ये क्यों कह रही है कि भाई भारतीय राज्यों को यहाँ अगर देखा जाए तो 24 शीर्ष वाली रिपोर्ट ये कह रही है 2023 की कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के अन्य तमाम जो तटवर्ती राज्य हैं उसमें स्पष्ट रूप से अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। ये भी तो मैं समझना चाहूंगी अभिषेक जी, क्योंकि एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, दूसरी तरफ रिपोर्ट्स कह रही है 2024 की कि बेहतर प्रदर्शन हुआ है। और फिर ये कहा जा रहा है कि 60 से 61 में 10.5% के साथ देश की जो जीडीपी है उसमें तीसरे सबसे बड़े हिस्से की अगर बात करें तो वो पश्चिम बंगाल की है, जो 23 और 24 में केवल 5.6% रह गई है। तो वो बढ़ गई कि कम हो गई? क्योंकि आप 10 फिगर पे थे, जाकर आप 5 पर आ गए हैं, तो बढ़ गई कि कम हो गई? यही से तो आंकलन होता है कि नहीं होता है? अभिषेक जी। जी देखिए, ये जो है तथ्यों पे अगर हम बात करें तो बेहतर रहेगा। कोई भी इल्जाम लगाने से पहले अगर मैं कोई बात कहता हूं तो उसके पीछे मैं तथ्य दे सकता हूं, कोई अखबार दे सकता हूं, कोई खबर दे सकता हूं। बड़े भाई हैं मोहम्मद अहमद हक साहब, मैं उनसे पहले यही जानना चाहता था कि 10,000 ट्रिलियन कौन से पैसे होते हैं? हमारे देश की तो इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से कम है। दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूं, जब टाटा जैसा एक समय था सर, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा पैसे मैनेज किया करती थी, वहां पे शेयर ज्यादा लगा करते थे। आज क्या किसी भी न्यूज़पेपर में आप कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी सुनते हैं? इसी से आपको वहां पे व्यापार धंधों का पता चल जाता है। आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ममता बनर्जी वो महान नेता थी इस देश की जिन्होंने सबसे पहले संसद के पटल पे ये कहा था कि ये जो घुसपैठिए ये बांग्लादेश से आ रहे हैं हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उन्हें डिपोर्ट किया जाए। आज वो अपने उसी वक्तव्य से जो उन्होंने संसद के पटल पे कहा था उससे पूरी तरीके से पलट चुकी हैं। आज वो बीजेपी के ऊपर हिंदू मुस्लिम करने का इल्जाम लगाती हैं। चलिए ठीक है, मान लिया बीजेपी हिंदुत्व की गलत तरीके से राजनीति करती है, अरे जो मुसलमानों से अभी नफरत अभी करती है, अभी जो पर अभी आपके जो मानदेय क्रियाकलाप को तो बढ़ाया गया था पुरोहितों की और तमाम लोगों की, पुजारियों की, तो ये क्या था? ये कौन सा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी? एहतशामुल जी बताइए जरा
क्योंकि 60-61 में आपकी जो नेशनल एवरेज के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से देखें आशा तो, जी, अरे सुनिए ना, पहले आप सवाल नहीं सुनते हैं एचएमएल जी, की पहले सुनिए। ये 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की, और आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर 10 ट्रिलियन डॉलर की, वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर पूरा डिटेल खंगाल रही हूँ, लेकिन लिंक मिल रहा है। बात नहीं कहा, मैंने कहा कि 127 अरे सुनिए ना प्लीज, भारत के रुपए लेके चले गए हैं नहीं मेरे को विदेशों में। तथ्यों पर मैं बात ये करनी है। पश्चिम बंगाल की मैंने बात नहीं कहा। 127.5% पर आपकी प्रति व्यक्ति आय होती है एवरेज के हिसाब से, लेकिन इसकी वृद्धि और रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो नाकाम नतीजा रहा, जिसमें अब प्रति व्यक्ति आय 2324 में 83.7% रह गई है। और आप कह रहे हैं कि 15 सालों में हमने तो बहुत विकास किया है। वही विकास समझना चाह रही हूं ना कि 127.5% से गिरकर आप 83.5% पर आप आ गए हैं। 83.7% पर अगर आप आ जाते हैं तो वो बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, वो समझना चाहती हूँ कि वो डिक्लाइन है कि आगे बढ़ रहा है। बोलिए अभी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा पुरोहित का बात कहा और जो भत्ता का बात कही आपने, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो पश्चिम बंगाल में कि भारत के किसी भी राज्य में पुरोहित या फिर इमाम मुअज्जिन को भत्ता नहीं दिया जाता है। वो सिर्फ ममता बनर्जी जी की सरकार है जो तमाम जाति के जितने भी लोग पुरोहित है उनको भत्ता दिया जाता है। ये सिर्फ पॉसिबल जो है हमारे पश्चिम बंगाल में है। अभी देखिए, हमारे यहाँ 18 से लेकर के 40 वर्ष के जो भी लड़का या लड़कियां हैं उनको 1500 रुपया माहाना हमारा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से किया जा रहा है। जो बच्चे मैट्रिक पास करके है या फिर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन पास करके बैठा हुआ है, तो ये पश्चिम बंगाल ही में महिलाओं को जो जनरल कैटेगरी की हैं उन्हें 1500 देने की बात की गई टीएमसी की तरफ से। 1700 रुपए SC/ST कैटेगरी को दिया जाएगा। जो युवा काम नहीं कर रहे हैं 1500 उनके लिए। वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी राज में दिखला दिया जाए आशा जी। अरे रुकिए ना, अविरल जी बोलिए। नौजवानों को, बेरोजगारों को। एचएमएल जी ठीक है, वो कह रहे हैं हमने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, आपने क्या किया है? नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस का, तो तृणमूल कांग्रेस जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर काम कर रही है वो तो सबके मध्य में है, बिल्कुल स्पष्ट है। ना वहां लॉ एंड ऑर्डर है, ना नारी सशक्तिकरण है, ना महिला सुरक्षा है, ना नारी सुरक्षा है, ना नारी सम्मान की बात है, ना शिक्षा पे एक तरीके से बात हो रही है, ना वहाँ एजुकेशन का कोई मॉडल है, ना हेल्थ सेक्टर में कोई मॉडल है, ना रोड्स का कोई डेवलपमेंट हो रहा है। तो कौन सा विकास वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कम से कम ये मैं समझता हूँ बताया जाना चाहिए। और जहां तक विषय, अगर इतना विकास हो रहा है, अगर सारा विकास ममता दीदी वहां कर रही हैं, तो ममता दीदी एमएलए नहीं बनी थी, ये भी एक फैक्ट है। और अगर एमएलए नहीं बनी थी तो एक तरीके से मताधिकार का प्रयोग करते हुए जनता ने हराने का काम किया था। शुभेंदु अधिकारी जीते थे, और किस तरीके से विधायक ममता दीदी नहीं बन पाई थी, एक फैक्ट है, सबके सामने है। हालांकि वो सीएम बन गई, वो एक अलग विषय है। और जहां तक विषय एक तरीके से ममता दीदी का इस बार, तो 294 सीट्स की अगर बात कर जाए तो 294 में से 200 प्लस सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटों को निश्चित रूप से जीत रही है। और 200 प्लस के साथ प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में स्पष्ट बन रही। चलें, अब दीजिए जवाब मोहम्मद। वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार बना रहे हैं स्पष्ट बहुमत के साथ। मैं अब एक बात मैं पूछना चाहता हूं आशा जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य हैं उनकी बात मानूं या हम डॉक्टर अरविंद मलिक साहब की बात मानूं? इनका जो मेन है शुभेंदु अधिकारी, जो अपोजिशन के लीडर है पश्चिम बंगाल के, जो इनके राज्य के सभापति सोमक भट्टाचार्य है, जो राज्य के मंत्री है डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उनका कहना है 177 प्लस हम लोग लेके आएंगे। लेकिन अभी जो आपके चैनल में बैठे हुए डॉक्टर अरविंद मलिक साहब, वो बोल रहे हैं कि 200 के पार हम लाएंगे। तो ये कौन सी बात सही होगी? किनकी बात मानो, उनकी बात मानो या इनकी बात मानो? चलिए भाई, मैं इन्हीं की बात मानता हूं। अभिषेक जी पहले तो अपनी बात को क्लियर कीजिए प्लीज। 8 बज रहा, 8:30 समझाइए जरा ये। एक सेकंड आशा जी, अभी 8:30 बज रहा है। ये दिन में जो है ना सितारे देख रहे हैं, दिन में सितारे देख रहे हैं। इनका सपना कभी भी साकार नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में यहाँ के लोग 10 मरतबा सोचते हैं। 38 और 48 में 10% का ही फर्क होता है। नहीं देखिए मोहम्मद साहब, हम तो ये कह रहे हैं, थी भारतीय जनता बिल्कुल देखिए हम तो ये कह रहे हैं, हमने तो ये भी नहीं कहा था पिछली बार कि ममता दीदी विधायक नहीं बनेंगी, हमें लेकिन ममता दीदी विधायक नहीं बनी, ये फैक्ट है। और इस बार हम कह रहे हैं मजबूती के साथ। आप देखिए
आप कह रहे हैं कितनी सीट जीतेंगे, डॉक्टर साहब मेरी बात हर सुनिए। सीट पे मजबूती के साथ आशा जी भारतीय जनता मेरी पार्टी बात लड़ रही है, सुनिए। तो उसी आधार पे हमारी मैं कह रहा वापिस हूं कि आपके एक पास सेकंड, रुकिए अभी, मजबूती के बोलने साथ हम दीजिए अविरल जीतेंगे, जी को। स्पष्ट है। क्या बोला, फिर से बोलिए जरा अविरल जी। जी, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से चुनाव लड़ने का, हर सीट पे मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ठीक है, पूर्ण रूप से चलिए लड़ रही है जवाब वेस्ट दीजिए। बंगाल वो कह रहे हैं में, उसी के हर आधार पे मैं सीट कह पर रहा हूं हम कि 200 मजबूती के प्लस साथ सीटों हैं, पे भारतीय मजबूत जनता स्थिति पार्टी में हैं। जीतेगी। चलिए, ये तो रिजल्ट जब आएगा तब क्लियर हो पाएगा कि कौन कहां से कितने % वोट लेकर जीत के आए। बोलिए जरा मोहम्मद एचएमएल जी। देखिए आशा जी, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 2021 में अपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहें कि वहां से ममता बनर्जी हार गई है और शुभेंदु अधिकारी जीते हैं। पूरा देश, पूरा बंगाल, पूरा दुनिया जानता है कि शुभेंदु अधिकारी लोड शेडिंग करके जीता है। अच्छा। पहले घोषणा हो गई थी डॉक्टर अभिषेक, 1955 वोट से ममता बनर्जी जीत रही है, लेकिन 1 घंटा के बाद लोड शेडिंग कर दिया गया और उसके बाद में लोड शेडिंग की बात हो रही है। करके डॉक्टर उनको अभिषेक, जिताया गया। ये ठीक है, पूरा देश जानता है, 2019 में पूरा बंगाल जानता 40% है। वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को, 21 में टीएमसी को 43%। फिर 2021 में 38% पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी 48% पर। इस बार आपको क्या लगता है परसेंटेज के मुकाबले की अगर हम देखें तो? देखिए एक बात मैं बोलना बहुत चाहता बड़ी हूं, मोहम्मद भविष्यवाणी एचएमएल करने जी, में अभी विश्वास डॉक्टर नहीं रखता अभिषेक हूं। बोल रहे हैं, चुनावी रुकिए। अच्छा, बहुत बड़ी इस समय भविष्यवाणी करना बहुत बचकानी हरकत होगी, परंतु एक चीज जो हमें देखनी पड़ेगी कि ये टीएमसी का जो मुस्लिम वोटों का वोट शेयर था, वो शुरुआत से लेके अभी तक 21 तक हर इलेक्शन में हमने बढ़ता हुआ देखा है। परंतु जिस तरीके से इस बार ओवैसी जी और ममता बनर्जी की एक फायरब्रांड लीडर हुआ करते थे हिमायू कबीर, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन करके बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी अपना कुछ ना कुछ वोट बैंक जरूर लूज करेगी। लेकिन टीएमसी तो कह रही है इस कि हमें तो तरीके के कोई जो फर्क कांटे नहीं के पड़ता इलेक्शन है होते हैं, हुमायूं कबीर से, उसमें बहुत लेकिन बड़ा उसके बाद सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ये वो और कम्युनिस्ट पार्टियां लेफ्ट अगर मिलकर लड़ती हैं या अलग अलग भी लड़ती हैं, तो भी आपको लगता है कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और नुकसान टीएमसी का, या नहीं? जी बिल्कुल, जी इसमें बिल्कुल, अगर कांग्रेस और लेफ्ट और अलग हटके लड़ेंगी टीएमसी से, जिसकी ज्यादातर संभावना दिख रही है, और जिस तरीके से ओवैसी साहब को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़े मुस्लिम तबके में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, उनकी तरफ बड़ी उम्मीदों से एक बहुत बड़ा मुस्लिम तबका देखता है। और हिमायू कबीर जी की जो पश्चिम बंगाल में मशहूरियत है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो बहुत बड़ी है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो जो भी वोट काटेंगे, इसका चाहे भारी होता है। 5% बहुत बहुत काटे, चाहे धन्यवाद 10% अभिषेक जी, काटे, अविरल वो जी आपका धन्यवाद, और एचएमएल जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन परिस्थितियां आने वाले समय में ही समझ आएंगी। अगर तो कांग्रेस और साथ साथ में बताते चलें कि सीपीआई, सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट और लेफ्ट पार्टियां अगर वहां पर चुनाव लड़ती हैं, जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, तो सीधा सीधा नुकसान टीएमसी को होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। लेकिन क्या कुछ रिजल्ट होगा ये तो देखना होगा। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।